सत्य के साथ। नमस्कार। नए साल 2023 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आज नए साल के मौके पर हमारे पहले मेहमान हैं शादाब शम्स, यानी कि वो तेज तर्रार शख्स जिसने भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए झंडा बुलंद किया है और भाजपा की तरफ से अपना पक्ष मजबूती से रखा है। उत्तराखंड सरकार ने एक अहम जिम्मेदारी शादाब शम्स को दी है और वो जिम्मेदारी है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की, यानी कि एक ऐसा तेज तर्रार आदमी जो छोटी छोटी बारीकियों को काफी गहराई से देखता है। इसीलिए शायद सरकार ने सोचा कि शादाब शम्स को वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की इतनी ज्यादा संपत्तियां हैं कि जिन्हें खुर्द-बुर्द किया गया है। कलियर शरीफ है, इसके अलावा बहुत कुछ है वक्फ बोर्ड के अंडर में। तो सरकार चाहती थी, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं और युवा ही शादाब शम्स हैं, तो पुष्कर सिंह धामी ने सोचा क्यों ना हम शादाब शम्स को एक ऐसी अहम जिम्मेदारी दें जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम कम्युनिटी का भी भला हो और आम लोगों के बीच में एक संदेश जाए कि पुष्कर सिंह की सरकार जो है अल्पसंख्यकों को लेकर कितनी गंभीर है, मुस्लिम्स को लेकर कितनी गंभीर है। अपने बयानों को लेकर अक्सर शादाब शम्स पर घेराबंदी भी की जाती है। कलियर शरीफ में वेश्यावृत्ति के एक सवाल पर उन्हें घेरने की काफी कोशिश की गई। तमाम सवालों पर बात करेंगे और क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में। तो बात शुरू करते हैं नए साल के इस पहले इंटरव्यू में शादाब शम्स से। शादाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नए साल के पहले इंटरव्यू में आप लोगों के सामने रूबरू हैं। तो पुष्कर सिंह धामी सरकार अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को लेकर काफी गंभीर है, जिसका एक उदाहरण है कि शादाब शम्स को अध्यक्ष बनाया गया है। पहले तो दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ। मुझे लगता है मेरे युवा मुख्यमंत्री ने जो मुझे मौका दिया, जब जो जिम्मेदारी मेरे संगठन ने, मेरी सरकार ने मुझे दी, मैंने बहुत ईमानदारी से उसे निभाने की कोशिश की। अब मैं अपने आप में एक ईमानदार कार्यकर्ता की भूमिका में रहता हूँ कि जो जिम्मेदारी दी जाए उसे ईमानदारी से निभाया जाए। पहले मेरी पार्टी ने मुझे दो बार पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया, पार्टी का सह मीडिया प्रभारी के रूप में मैंने काम किया और पिछले 12 वर्षों से पार्टी में मीडिया को लेकर अलग अलग रूप में मैं चैनल्स में लगातार मीडिया में बना हुआ हूँ। अब ये पहले प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम की जिम्मेदारी और अब वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी। मुझे लगता है कि मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन ने, मेरी सरकार ने जो मुझ पर विश्वास जताया है वो इसलिए कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूं, कम्युनिटी को ईमानदारी से सही रास्ते पे लाके कम्युनिटी को अपनी विचारधारा के साथ जोड़ सके। और हम तो ये मानते हैं कि आपका काम बोलना चाहिए, हमारी बातों से ज्यादा अगर हमारा काम बोले तो फिर लगेगा कि हमारा यहाँ आना कामयाब रहा। शादाब भाई, एक चीज देखी गई है उत्तराखंड के इतिहास में, मैं देख रहा हूँ सन 2000 से लेकर अब तक शायद ही वक्फ बोर्ड का कोई ऐसा चेयरमैन रहा हो जो दिन रात सिर्फ वक्फ के बारे में सोचता हो। ऐसा शायद पहला चेयरमैन पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। और मैंने देखा कि जब से आपने जिम्मेदारी ली है, आप आराम से देहरादून बैठ नहीं रहे हैं, पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, एक एक संपत्ति पे बारीक नज़र रखे हुए हैं। और आपने एक बात कही थी कि आप जो उसका एरियल सर्वे भी कराएंगे और सब संपत्तियों को एकजुट करेंगे और उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, जो अभी खुर्द-बुर्द है। इस मामले में कितना आगे बढ़े हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, आपका शुक्रिया कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेरा संगठन मेहनत करना सिखाता है। वो आपको तराशता इसीलिए है कि आपको जो जिम्मेदारी दी जाए उसके ऊपर आप अपना 100% दें। और हमने उसी दिशा में कुछ काम किए। हमने कहा कि हम जो हमारे 103 मदरसे हैं उनमें हम बड़ा बदलाव हमने करने की बात की। हमने कहा हम CBSE पैटर्न को लागू करेंगे, NCERT का सिलेबस लागू करेंगे और CBSE बोर्ड से हम अपने मदरसों को एफिलेटेड कराएंगे। उत्तराखंड सरकार से लाइन अप करके हम आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं हमारे मदरसों में कुरान के दर्स के बाद, फजर की नमाज के बाद कुरान का दर्स, और 8 बजे से 1 बजे तक वो सामान्य स्कूल की तरह चले, जहाँ से मेरे बेटे, मेरी बेटियां पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट बने और APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर आगे बढ़े। सर्वे ऑफ इंडिया की मदद लेने की आपने बात कही थी कि सर्वे ऑफ इंडिया की मदद लेंगे सर्वे में, तो ये मामला कहाँ तक आगे? देखिए, वक्फ बोर्ड की अकूत संपदा है वक्फ बोर्ड के पास।
जो पहला एक सर्वे हुआ था उसमें ये कहते हैं कि जब उत्तराखंड बना तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के हिस्से में आई। लेकिन बदकिस्मती कि उत्तराखंड बनने के बाद लगातार वक्फ बोर्ड के नेताओं के साथ मिलकर लोगों ने इस संपत्ति को लूटा। आज भी इस प्रॉपर्टी के पेपर्स उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास अवेलेबल नहीं है। मैं अभी सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेरा जाना हुआ दिल्ली, और मैंने वहाँ उनसे बोला है कि जो डाटा आपके पास उत्तराखंड से रिलेटेड है वो आप हमें प्रोवाइड कराएं। उन्होंने आश्वस्त किया है बहुत जल्द हमारे पास कुछ डाटा वहाँ से भी उत्तराखंड का आ रहा है। और मैं कल 28 तारीख को जा रहा हूँ लखनऊ। लखनऊ के जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड, उनसे मेरी बात हुई है, अन्य लोगों से बात हुई है। तो लखनऊ से जो, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा रहे हैं, तो हमारा सारा डाटा उत्तर प्रदेश के पास भी है। तो वहाँ से भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उत्तराखंड का कि हमारी संपत्तियाँ कहाँ कहाँ हैं, जो फाइलें खुर्द-बुर्द कर दी गई, तो वो कैसे हम उन्हें रिकवर कर सकते हैं। मैंने जिलाधिकारी देहरादून को और तमाम जिलाधिकारियों को भी पत्र लिखा है, क्योंकि जिलाधिकारी हमारा ज़िले का वक्फ आयुक्त होता है। वो किस तरह से हमारी जो पेपर्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उसकी रिकवरी हमारे पास करा सके, जिससे हम अपनी संपत्तियों को क्योर कर सकें, अच्छा सिक्योर कर सकें। शादाब भाई, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। ये हमारे दर्शक आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इन तमाम लोगों को एक चीज़ है कि पढ़े लिखे लोगों को भी ये नहीं मालूम कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका काम क्या है और कैसे ये अपने मामलों को आगे बढ़ाता है। आप दर्शकों को बताइए। देखिए, वक्फ बोर्ड वक्फ कहते हैं अल्लाह के नाम पर दी गई संपत्ति को, और इंग्लिश में एक कहावत है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार आपने चीज वक्फ कर दी, फिर उसे कोई बेच नहीं सकता। कई बार मुस्लिम समाज के लोग अपने लिए कब्रिस्तान खरीदते हैं, मस्जिद की जगह खरीदते हैं, और वो किसी इंडिविजुअल के नाम हो जाते हैं, तो इंडिविजुअल तो कल को उसे बेच सकता है। तो इंडिविजुअल उसे न बेच पाए, वो संपत्ति जो वक्फ की गई है, उस संपत्ति को प्रॉपर लाइन से वो संपत्ति का रख रखाव केयर टेकर बन के सरकार और वक्फ बोर्ड रहे, उसके लिए वक्फ बोर्ड होता है। शादाब भाई, आप सच कहने के लिए और सच मानने के लिए, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आपने एक सच कबूल किया था और बड़ी बहादुरी से बोला था। कलियर शरीफ को लेकर आपने एक सच बोला था कि वहाँ अव्यवस्थाएं और काफ़ी कुछ है। आप क्या अभी भी उस बयान पे कायम है और आपका क्या मानना है, कलियर शरीफ में अव्यवस्थाओं का बोलबाला क्यों? मैंने कहा था कि वहाँ नशे की वजह से बहुत सारी गंदगियाँ फैल रही हैं। उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वो पूरी तरह से, कई चैनल्स ने उसका लाइव टेस्ट भी किया और दिखाया कि वहाँ क्या-क्या है। लेकिन उसके बाद से हमारी सरकार ने गंभीरता दिखाई, और लगातार मेरी एसएसपी हरिद्वार से भी लगातार बात हो रही है, और इस वक्त तो बहुत ज़बरदस्त एसएसपी हरिद्वार में हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने लगातार उसके ऊपर एक मुहिम चलाई हुई है, और अब समाज भी जागरूक हो रहा है, समाज का सहयोग भी मिल रहा है, और लोग चाहते हैं कि हम इस ड्रग्स से, इस गंदगी से, जिस तरह की भी गंदगी, और तमाम गंदगियों आपका को क्या मुक्त करें। ऑब्जर्वेशन था 22 सालों में? आपने क्या ऑब्जर्व किया था? क्या-क्या बुराइयाँ, क्या यहाँ गंदे हरकतें वहाँ हो रही थी? जब मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, तो कई मदरसों के मोहतमिम के लेटर्स मेरे पास आए। वहाँ इंटेलेक्चुअल लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा, भाई साहब, हम लोगों का यहाँ रहना दूभर हो गया है, शरीफ आदमी का यहाँ से चलना निकलना मुश्किल हो गया है, लोग बहुत गंदी निगाह से देखते हैं। जो आउटर एरिया हमारा उसका पड़ता है कलियर का, तो वहाँ के हालात अच्छे नहीं। लोगों ने कहा, कलियर के बारे में बोला। कलियर एक विधानसभा का नाम है, कलियर एक गांव का नाम है, कलियर के नाम से वहाँ की जिला पंचायत सीट है, गिरान कलियर विधानसभा का नाम है। मैंने क्षेत्र के बारे में बात की, उस आस्थाने की बात नहीं की। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार पसमानदा मुसलमानों को ऊपर उठाने के प्रयास जो किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसी के नतीजे उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं, उत्तराखंड में भी देख रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान एक तरीके से मेन स्ट्रीम से आउट था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने, भाजपा के हाई कमान ने जो फोकस किया, आखिर पसमानदा मुसलमानों की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय और प्रधानमंत्री के इस कदम पे क्या कहना चाहिए? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, और अपने घर में भी लगातार जो कुरीतियां हैं, जो प्रथाएं हैं, जो नेक्सस बन गए थे कम्युनिटी को सीमित रखने के, उन तमाम नेक्ससों को मेरे संगठन ने, मेरी सरकारों ने, मेरे प्रधानमंत्री ने तोड़ा है। और इसलिए अगर मेरे प्रधानमंत्री पसमानदा समाज की बात करते हैं, तो वो पसमानदा समाज किसी जात या बिरादरी को लेकर नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं, हम तो शुरू से इसी बात को कह रहे हैं। अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति,
अब अंतिम छोर में कौन खड़ा है? अब अगर देश का मुस्लिम समाज का पसमानदा समाज अंतिम छोर में खड़ा है, उसकी चिंता करने की बात तो हम शुरू से कह रहे हैं। ये तो हमारी पार्टी का बेस लाइन है कि हम अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का विकास हो। शादाब भाई, आपने जिस तरीके से समाज के निचले तबके की बात की, तो आपका फोकस और पुष्कर सिंह धामी का फोकस, मैंने देखा है कि मुस्लिम बच्चियों की तालीम को लेकर आप बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। मदरसों पे आपका पूरा फोकस है। मदरसों में जो लापरवाहियाँ देखी गई, घोटाले देखे गए, उन्हें चिन्हित करके अभी तक उसमें जांच कहाँ तक पहुंची, और मुस्लिम बच्चों को आगे लाने के लिए, उनकी तालीम के लिए जो आपका और मुख्यमंत्री का विज़न है, कहाँ तक कारगर हुआ है और आगे क्या प्लानिंग है? मुझे लगता है कि बेटियों के बारे में जो मोहम्मद साहब ने जो बताया है वो चरितार्थ है सबके सामने। हमारे यहाँ बेटियों का महत्व भी ज़्यादा है, लेकिन इत्तेफाक से जब आप मानते तो हैं लेकिन उन कामों पे चलते नहीं। इस्लाम में तो जहेज़ का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में दहेज लिया भी जाता है, दिया भी जाता है, तो ये ठीक नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के एक को हटाइए ना, सबको किनारे, बेटियों को मजबूत बनाइए। तो इसलिए हमने कहा बेटियों को पढ़ाने पे और ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इसलिए हमने कहा कि मॉडर्न मदरसे जो हम बना रहे हैं, इसमें बेटियों के मदरसे भी हम बना रहे हैं, और रहमानिया मदरसा एक पहला हमारा मॉडर्न मदरसा होगा जो बेटियों के लिए बनेगा, जहाँ बेटियाँ कंप्यूटर सीखेंगी, जहाँ बेटियाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल के पैटर्न पे अपनी स्टडीज़ को करेंगी। तो शादाब भाई, एक चीज़ है आम मुसलमान के दिमाग में सालों से, कई सदियों से एक चीज़ घर की गई है, दिमाग में बिठाई गई है, एक विचार है कि भाजपा और आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है। क्या ये जो एक विचार आम मुसलमान के दिमाग में बिठाया गया है और लोगों में ये प्रचारित किया जाता है कि भाजपा और आरएसएस से खौफज़दा है मुसलमान, तो ये किन लोगों के दिमाग का क्रिएशन है, और इस मामले में आपकी अपनी सोच क्या है, सरकार की सोच क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि खुदा से डरने वाले तो किसी से डरते नहीं हैं। तो या तो लोगों ने खुदा से डरना छोड़ दिया, इसलिए पता नहीं किस किस से डरते घूम रहे हैं, तो ये ईमान की कमजोरी। दूसरा, मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उसने अपने आप को साबित किया है अपनी ईमानदारी से। जो काम मेरे नबी ने बताया था वो काम तो आरएसएस ने किया। मेरे नबी ने कहा था कि सबको जाति धर्मों के भेद से हटा के मुत्तहिद होना चाहिए, और कुरान की पहली आयत नाज़िल हुई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम्द है उस पाक परवरदिगार के लिए जो पूरे आलम का रब है। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है अल्लाह पाक, कहीं नहीं लिखा कि मुसलमानों का रब है अल्लाह। रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम के, पूरी सृष्टि के रब हैं। आप कहाँ मुसलमानों पे अटक गए? ये तो लाइन ही नहीं है कहीं। मुझे तो पूरी कुरान में कहीं कोई ये लाइन नजर नहीं आई, लेकिन बदकिस्मत ये है कि हम अटके हुए बैठे। दूसरी बात, अपने लोगों को मुत्तहिद करके, उनके अंदर से कुरीतियों को समाप्त करके, अगर कोई संगठन सच के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ा हो रहा है, वेल डिसिप्लिन्ड संगठन, तो उससे तो सीखना चाहिए आपको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुस्लिम के हितों को लेकर कितने गंभीर हैं, क्या विजन है उनका? देखिए, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से इस प्रदेश को नहीं देख रहे। जितना मैं उन्हें समझ पाया हूँ, उनका विजन बिल्कुल क्लियर है, और वो बार बार इस बात को कहते हैं, सही और गलत में तुलना कहते हैं, धर्म के आधार पर तुलना नहीं होती, हम करते भी नहीं। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? सलीम सैफी भी उसे गलत कहेंगे, शादाब शम्स भी उसे गलत कहेंगे, युवा मुख्यमंत्री भी उसे गलत कहेंगे। कहीं सही है तो युवा मुख्यमंत्री उसे सही कह रहे हैं, आप भी उसे सही कह रहे हैं, हम भी सही कह रहे हैं, हमारे मुस्लिम धर्मगुरु भी सही कह रहे हैं। दिक्कत इनमें नहीं है, दिक्कत पॉलिटिकल है कि अगर आपको लगता है कहीं मुस्लिम महिलाएं बैठ के विरोध कर रही हैं, तो वो मुस्लिम महिलाओं का चश्मा एक मीडिया ने लगा दिया, मुस्लिम महिलाएं विरोध कर रही हैं। वो मुस्लिम महिलाएं नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, वो कांग्रेसी मुस्लिम महिलाएं हैं, वो सपाई मुस्लिम महिलाएं हैं, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई मुस्लिम महिलाएं हैं। अगर वो विरोध कर रही हैं, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल मुसलमान है जो विरोध कर रहा है, क्योंकि अच्छे काम का विरोध तो कोई कर नहीं सके। अच्छा, एक सच्चा मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान कौन होता है? सच्चा मुसलमान किसे माना जाता है? मुसलमानों को लेकर अक्सर उंगलियां उठती हैं, उनके राष्ट्रवाद को लेकर उंगलियां उठती है। तो एक सच्चा मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान की परिभाषा क्या है? एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, किसी का हमसे दिल न दुखे, हम किसी को तकलीफ न पहुंचाए, ये इस्लाम है। रोशनी में रहने वाले
दियों को क्यों बुझाएंगे? जो अपने मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदे को क्या जलाएंगे? इस्लाम तो मुर्दे को जलाते हुए भी डरता है अपने, और बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले जिंदा लोगों को जला रहे हैं और कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसा इस्लाम है ये? किसी कीमत पे नहीं हो सकता। ये ईमानदारी के साथ ये मुल्ला का इस्लाम है, हम अल्लाह के इस्लाम के साथ हैं, और अल्लाह का इस्लाम ये कहता है किसी का दिल आपसे न दुखे, आप एक अच्छे इंसान बन जाएं तो आप समझ लीजिए आप अपने आप मुसलमान हैं। अच्छा शादाब भाई, दलगत राजनीति से अलग हटके एक सवाल है कि एक सच्चा नेता कौन होता है? पार्टी, संप्रदाय, संगठन से कोई लेना देना नहीं। एक अच्छा नेता आप किसे मानते हैं? एक अच्छा नेता कैसा होता है? समाज को कैसा नेता अपना रहबर चुनना चाहिए? देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि जो सच बोले, सच की बात करे, जो आपको अगर कड़वा हो तो आईना दिखा सके, जो साफ साफ बता सके यहाँ हम गलत हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस दिन अपने आप से सच बोलने लगेंगे उस दिन अपने आप सब कुछ साफ हो जाएगा। शादाब भाई, उत्तराखंड देवभूमि में एक लड़का जन्मा, अजय सिंह बिष्ट, जिसे अब योगी जी महाराज कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी जी की कार्यशैली को लेकर, उनकी संवेदनशीलता को लेकर आपका क्या सोच है, क्या विचार है? देखिए, मैं योगी जी को पर्सनली कई बार हम लोग चैनल पे आमने सामने हुए, जब मैं प्रवक्ता होता था और आप सांसद होते थे, तो कई बार ऐसे रही कई डिबेट्स में कि उधर से योगी जी भी जुड़ गए, और हम एडमायर करते हैं योगी जी को। जब कोई किसी ने अपना सब कुछ त्याग दिया, आज भी वो सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, 2 कपड़ों में घूम रहे हैं। जरा घूम के दिखाए ना इस ठंड में 2 कपड़ों में, फिर बात करें। आदमी आज भी नीचे जमीन पे सोता हो, कोई आदमी चटाई के ऊपर सोता हो, फर्श पे सोता हो, कैसा बीतता होगा उसके ऊपर। जो जीता है उस जिंदगी को वो एहसास कर सकता है, और एक आंख से सबको देखने का जिसने कमिटमेंट लिया है, क्या बताएं। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को 2023 के लिए संकल्प लेने की बात कहें, अपना संदेश दें। मैं तो संदेश तो बड़े नेता देते हैं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं भी एक मजबूत मुसलमान हूँ, और मुझे भी अपने कौम के बच्चों की चिंता करने का उतना हक है जितना ओवैसी साहब को है, जितना कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को है, जितना समाजवादी के और बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम नेताओं को है। मुझे उनसे ज़्यादा शायद मेरी कम्युनिटी की चिंता होनी चाहिए, और वो चिंता हम कर रहे हैं, और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है हम सब मिलकर एक खूबसूरत उत्तराखंड बनाएंगे, एक खूबसूरत देश बनाएंगे। शुक्रिया शादाब साहब, आपने इतना वक्त दिया। तो ये थे शादाब शम्स, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और बीजेपी उत्तराखंड के तेज तर्रार कद्दावर नेता, जिन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और योगी जी के विजन से सबको रूबरू कराया कि ये तमाम नेता, आरएसएस, भाजपा, ये सब लोग मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, आरएसएस के क्या नीति है, और भाजपा किस तरीके से अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के उत्थान के लिए कोशिश कर रही है। शादाब शम्स ने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शादाब शम्स और वक्फ बोर्ड ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया हुआ है, वो चाहे अधिकारी हो, नेता हो, माफिया हो, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ सख्त कार्रवाई के साथ साथ फूल की बात की तो फूल उन बच्चियों को, जो बच्चियां हैं, जो मुस्तकबिल होती है, जो पूरा समाज बदल देती हैं, उन बेटियों के लिए सरकार सोच रही है, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो मदरसा है, शायद उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होगा जो मुस्लिम बच्चियों के लिए मदरसा शुरू करेगा। मदरसे की डेफिनेशन भी सीधी की है कि मदरसा स्कूल को कहते हैं, विद्यालय को कहते हैं। तो जो मदरसे नाम को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, वो लोग समाज विरोधी हैं, और ऐसे किसी भी लोगों का विरोध करना चाहिए। उनके खिलाफ हम लोगों को एक आवाज़ के साथ आगे आना चाहिए। शादाब शम्स ने सीधे तौर पर कहा है कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, उसमें कोई कोताही नहीं होगी, उनसे उन्हें छीन कर वापस लिया जाएगा। चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार, सबसे रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है। तो ये देखने में आ रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी सरकार और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड मेहनत कर रहा है, शादाब शम्स
एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर अपने आप को नहीं मानते। उनका कहना है कि मैं समाज का सबसे छोटा शख्स हूँ, एक मामूली कार्यकर्ता हूँ, लेकिन समाज की चिंता है, कम्युनिटी की चिंता है, जो चिंता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड किस तरीके से उत्तराखंड सरकार का सरमोर बनता है, उसका ताज बनता है। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य के साथ।